वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री को देखेंगे और इसको एनालाइज करेंगे और इसको स्टडी करेंगे। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले एसिड की एक सादा सी डेफिनेशन देख लेते हैं। एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो हर किस्म के मयार पे पूरी उतरती है। One of the simplest and most basic definition of an acid is a species which has the ability to dissociate in aqueous solution to release a proton or an H+ ion. इसी तरह से अगर बेस की बात करें तो बेस is any species which has the ability to release hydroxide ions या hydroxyl ions in aqueous solution। अब ये aqueous solution का लफ्ज़ जो है या कोई सॉल्वेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्वेंट विल आयोनाइज द एसिड और द बेस। या आप उसको सॉल्वेंट दे के सॉल्वेंट में डाल के आयोनाइज कराएंगे। सॉल्वेंट किस तरह का होगा? पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। तो अगर तो सॉल्वेंट इज़ पोलर इन नेचर, इट विल डेफिनेटली टीयर अपार्ट द पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव एंड, यानी इसको पोलराइज कर देगा, क्योंकि वो खुद पोलराइज्ड स्पीशी है लाइक वाटर। इसलिए एक्वस का वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मीडियम तो होना चाहिए कि आपने डाइसोसिएशन करवानी है। अब बेस है तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस में टूटेगा, यानी ऐसी स्पीशी जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस में टूटने की सलाहियत रखती है इज़ कॉल्ड अ बेस। ये भी सॉल्वेंट में होगा। तो एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है। प्रोटॉन डोनर कब बनेगा? जब वो अपने प्रोटॉन में टूटने की सलाहियत रखेगा और फिर किसी एनायनिक स्पीशी को जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है उसको डोनेट करने की भी सलाहियत रखेगा। तो एक कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी फिर एसिड की। अब ये प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयंस मिलकर यहाँ पर क्या बन जाएंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एन एसिड। अब प्रोटॉन डोनर सिर्फ आयोनाइज होना ज़रूरी नहीं है। आयोनाइज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोटॉन डोनेट करने की सलाहियत भी होनी चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयंस को या किसी भी एनाइन को। तो वो स्पीशी फिर एसिड कहलाएगी जो डोनर है, और जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो एक्सेप्ट करेंगे उस प्रोटॉन को। तो ये बेस जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। तो दीज आर द टू बेसिक डेफिनेशंस, दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके बाद यहाँ पे ये लॉरी ब्रॉन्स्टन ने बात की हुई है सारी। अब इसने एक और बात भी की थी कि अगर एसिड है और प्रोटॉन डोनर है, यहाँ पानी जो है उसमें प्रोटॉन्स हैं, तो ये टूटे और एमोनिया जिसके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसने वो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर को यूटिलाइज़ करके यहाँ पे एमोनियम आयन फॉर्म कर दिया और साथ हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ हुए। तो अब यहाँ पे उसने कहा कि एसिड बेस को कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स फॉर्म होंगे। तो कॉन्जुगेट का लफ्ज़ याद रखना है, ये एसिड है, ये बेस है। मैंने प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लिखा है ये बताने के लिए कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इज़ अ नेसेसिटी। बेस के पास हमें बेस विल ऑलवेज बी रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, एनाइनिक होगी हमेशा, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स और एनाइनिक। और जो एसिड है वो हमेशा, या एसिडिक करैक्टर जो है वो हमेशा डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन होगा, यानी रिच इन पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखें तो ये एसिडिक करैक्टर वाली स्पीशी है तो ये एसिड है, ये बेसिक करैक्टर वाली स्पीशी है तो बेस है। अब यहाँ पे अमोनियम आयन फॉर्म हुआ एज अ रिज़ल्ट ऑफ गेन ऑफ क्या फॉर्म हुआ? प्रोटॉन। तो ये अमोनियम आयन जो है ये इस बेस का अब क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड इसलिए है क्योंकि ये इसका जोड़ा है। अभी दोबारा इसमें से जब हाइड्रोजन टूट जाएगी प्रोटॉन के तौर पर तो ये एसिडिक करैक्टर है। सो दिस इज़ अ कॉन्जुगेट एसिड। इसी तरह से जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एनाइनिक है, दिस इज़ बेस, और यहाँ इस केस में इसको कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। इस एसिड की कॉन्जुगेट बेस है क्योंकि इस एसिड से प्रोटॉन की रिलीज़ के नतीजे में बाकी बच जाने वाली स्पीशी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये फिर किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके फिर पानी वापस बन जाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा, जैसे कि ये रिवर्सिबल है। तो इस तरह से ये बात भी लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड ने की कि कॉन्जुगेट
एसिड बेस पेयर्स फॉर्म होंगे एज अ रिज़ल्ट ऑफ एसिडिक एंड बेसिक मूवमेंट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, अब हम लिवाइस के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इसने बेसिक, मैंने अभी ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की बात को छेड़ा लोरी ब्रॉन्स्टड में, लेकिन उसने बाकायदा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात नहीं की थी। उसने प्रोटॉन गेन और लॉस की बात की थी। मैंने सिर्फ समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की बात को छेड़ दिया। लिवाइस ने ये बात की कि एसिड इज़ अ स्पीशी विच हैज़ द एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ स्पीशी विच इज़ रिच इन इलेक्ट्रॉन्स। एमोनिया जो है यहाँ वाटर में वही बात है, प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस प्रोटॉन को तो क्या फॉर्म कर देगा, एमोनियम आइन, और साथ हाइड्रोक्साइड ग्रुप रिलीज़ होगा एज एन एनाइन। एमोनियम की फॉर्मेशन किसके नतीजे में हुई, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, एक स्पीशी डोनर है, एक एक्सेप्टर है। जो डोनर है वो बेस है, जो एक्सेप्टर है वो एसिड है, और यही इसकी डेफिनेशन है। अब हम इसकी एग्जांपल अगर किसी और एसिड को यूज़ करें, हम मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और यहाँ पे हमारे पास बेस के तौर पर वाटर है। वाटर के पास भी, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं, 2 हैं, तो ये भी बेस के तौर पर एक्ट करने की सलाहियत रखता है। वाटर कैन आल्सो एक्ट एज अ बेस इफ़ रिक्वायर्ड, या ये दूसरी स्पीशी के कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेगा। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके पास तो प्रोटॉन है, ये पहले डाइसोशिएट होगा अपने प्रोटॉन्स में और एनायनिक पार्ट में, और फिर ये स्पीशी इस प्रोटॉन को जो है वो क्या करेगी, डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन्स, और उसके नतीजे में आपके पास जो है वो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। और मैंने H2 लिखा है, बेसिकली प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एटॉमिक हाइड्रोजन पहले बनेगी, और ये एटॉमिक हाइड्रोजन क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो फिर किसी दूसरे एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगी। बहरहाल वाटर कैन आल्सो एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशी। तो अब यहाँ पे वाटर बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, इसका प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन का पेयर गेन करने के नतीजे में हाइड्रोजन का एटम बनेगा। ये आपको कहीं मिलेगी नहीं चीज़, लेकिन ये चीज़ भी इस तनाजुर में भी ये चीज़ समझी जा सकती है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसी स्पीशी जो कि मेटालिक इन कैरेक्टर है, मेटल्स हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आइंस, दिस इज़ मेटालिक कैरेक्टर। आप उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी को किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी के साथ, जैसे कि अगेन एमोनिया इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, के साथ इंटरेक्ट करवाएं, तो फिर यहाँ पे ये एमोनिया जो है इसको पूरा पेयर चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे ये सिल्वर मेटालिक के तौर पर आपको मिलेगी, लेकिन साथ आपको एमोनिया भी मिलेगी। एमोनिया और इसका एडक्ट बनेगा, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर से इधर आएगा, ये एरो यही शो करता है, तो आपको इस तरह का एक एडक्ट या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, ये फाइनल प्रोडक्ट में कंप्लीट होगा किसी ना किसी, वो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई भी मेटालिक स्पीशी, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर होते हैं मेटल्स, तो एनी स्पीशी विच हैज़ एन एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन पेयर आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, पहले वो मॉलिक्यूल बन गया, फिर उसके पास जोड़ा बच गया, अब ये जोड़ा वो फ़ौरन दे देना चाहेगा किसी ऐसी स्पीशी को जिसको एक इलेक्ट्रॉन का पेयर दरकार है, और फिर एक आपको एडक्ट मिलेगी, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगी, और ये लिवाइस कॉन्सेप्ट है एसिड और बेसिस का। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की बात करेंगे तो वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन की बात करेंगे। एक वाटर जो है वो लिवाइस एसिड, एक लिवाइस बेस, या एक लोरी ब्रॉन्स्टड एसिड और एक लोरी ब्रॉन्स्टड बेस बन जाएगा। इनकी सेल्फ आयोनाइजेशन होगी, प्रोटॉन मिलेगा H3 प्लस आइन, H3O प्लस आइन, दिस इज़ अ प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आइन, और साथ आपको हाइड्रोक्सिल आइन्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्पीशी इज़ अ प्रोटॉन डोनर विच इज़ एन एसिड, द अदर स्पीशी इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर विच इज़ अ बेस, वन स्पीशी इज़ अ प्रोटॉन डोनर विच इज़ एन एसिड, अदर स्पीशीज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन है। तो अब आप वाटर की अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखें तो वो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है प्रोडक्ट्स का डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स का।
प्योर वाटर के बारे में हम जानते हैं कि वो कम आयोनाइज होता है, जो उनका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन है वो इक्विलिब्रियम जो है उस पर आपको डाइसोसिएटेड वाटर यानी आयोनाइज्ड वाटर बहुत कम मिलता है। इफ़ इट इज़ प्योर का क्या मतलब है कि उसकी pH जो है वो 7 है, क्योंकि जब तक आप उसमें एसिड नहीं डालेंगे, जब तक बेस नहीं डालेंगे, आयोनाइजेशन बढ़ेगी नहीं। इसलिए जो वाटर का फैक्टर है इसको हम इग्नोर कर देते हैं और बाकी जो इसके प्रोडक्ट्स हैं आयोनाइज्ड प्रोडक्ट साइड की, उनको हम सिर्फ यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्कूल को मिला के आप KW फॉर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर लिख सकते हैं। दिस इज़ H3O OH माइनस, तो दिस इज़ KW यानी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1 × 10⁻⁻14। पॉइंट ये है कि इसमें H3O प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इज़ नियरली 1 × 10⁻⁷। हाइड्रोक्सिल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻⁷। कुल मिला के pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14। पॉइंट ये है कि pH 7 और 7 यानी प्योर वाटर इज़ न्यूट्रल इन नेचर, नाइदर एसिडिक नाइदर बेसिक। यहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम्स की बात भी आएगी। pH फाइंड करनी है अगर वाटर की, किसी की वाटर की pH है तो पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन है, और अगर POH है तो पोटेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिल है। दिस इज़ फॉर एसिड्स, दिस इज़ फॉर बेसिस। तो ये लॉग के साथ हमने इसको इंटर रिलेट करके, ताकि ये जो एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यूज़ हैं कॉन्सेंट्रेशन की, उनको हम कोई एक किसी हद तक इक्वेट कर सकें ईज़िली। लॉग इसलिए लेते हैं क्योंकि लॉग इज़ समथिंग इन टाइम्स, 1 times 2 times, log 10 is 10 times, so this is log to the base 10. So this will help us equate our values in a very easy mode, relate करना आसान, क्वेश्चनिंग सॉल्व करना आसान। तो पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन न्यूट्रल के लिए pH और POH 7 और 7 है। पोटेंशियल फॉर हाइड्रोक्सिल्स कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका यूनिट जो है वो मोल पर DM³ होगा। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि 2 आयंस पे डिपेंड करती है, ये H प्लस आयंस या H3O और हाइड्रोक्सिल आयंस, इसका यूनिट मोल पर DM³, ये मोल पर DM³ ये, तो ये बनेगा मोल स्क्वायर। ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो बेसिस सेम है तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, ये बनेगा मोल टू DM³ 6। तो ये है यूनिट। तो इस तरह से हम वाटर कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट है वो फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ मोल पर DM³। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन है द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इस KW जो है वो गिवन है और वो फिक्स्ड है। इट इज़ एक टेम्परेचर पे फिक्स्ड है, टेम्परेचर की वेरिएशन के साथ कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन आएगी, आयोनाइजेशन में वेरिएशन आएगी। तो अगर H प्लस ज़्यादा हो गए या OH कुछ कम हो गए तो फिर कुछ एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पानी में आ सकता है विद टेम्परेचर वेरिएशंस, वरना 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे दिस इज़ गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। कह रहा है इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन इज़ 1 × 10⁻⁷। तो KW में है प्रोटियम आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस, एक की उसने दी है, KW भी गिवन है, दिस इज़ 1 × 10⁻⁴14। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1 × 10⁻⁷। हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन कह रहा है कि फाइंड करो, तो ये तो आसान है, यानी 1 × 10⁻⁴14 इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁷ और हाइड्रोक्सिल आयंस। हाइड्रोक्सिल आयंस को एक तरफ रहने दें, तो ये बनेगा 1 × 10⁻⁴14 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁷। तो हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन भी आएंगी 1 × 10⁻⁷। इसी तरह से pH फाइंड करनी हो अगर इस सोल्यूशन की, जो 25 डिग्री C पे है और KW 1 × 10⁻⁴14 है, तो इसकी अगर हमने pH फाइंड करनी हो
तो माइनस लॉग 10 बेस हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पे आपने हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए वैल्यू पुट कर देनी है 1 × 10⁻⁻⁷ लॉग लेंगे तो 7 आंसर आएगा। और अगर POH फाइंड करनी है साथ ही, तो pH निकल आई तो POH तो आराम से निकल आएगी। pH + POH = 14। When pH is 7 then POH = 14। POH becomes as 14 - 7, POH becomes as 7। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया जा सकता है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स की अगर बात करें तो एसिड्स की डाइसोसिएशन की बात है, वो pK फॉर एसिड्स है, यानी Ka वैल्यू निकलेगी, डाइसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ K और P फॉर पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल फाइंड करेंगे कि कितनी डाइसोसिएशन है। तो एक जनरल सी इक्वेशन अगर लिखें तो ये H+ और A- जैसे HCl है कि डाइसोसिएट्स इनटू प्रोटॉन एंड एन एनाइनिक पार्ट, क्लोराइड इन दिस केस। तो यहाँ पे जब आपने इसकी Ka एक्सप्रेशन लिखनी है, अब आयोनाइजेशन करनी है तो एक्वा सोल्यूशन भी चाहिए, पानी को भी शामिल कर लेंगे और पानी का फैक्टर कांस्टेंट रहेगा। तो इसकी जो pK बनेगी वो प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ से आप किसी भी एसिड का डाइसोसिएशन, क्योंकि एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आयोनाइज इन एक्वा सोल्यूशन, इफ़ दे आयोनाइज then we can measure the potential of their ionization, just like the Kw of water, ionization constant of water, pKw. This is pKa for acids. Similarly, for bases it can also be calculated, pKb. It has to be a base Na + OH-, so pKb becomes as the concentration of products over the concentration of reactants. So this is how the potential for hydroxyl ion concentration या dissociation of base can be calculated. इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, अगर आपने Ka फाइंड कर लिया तो अगर वो आ गया है less than 10⁻³ which is a very small value, इसका मतलब है कि एसिड इज़ वीक। अगर Ka जो है वो = 1 है, मॉडरेट स्ट्रेंथ का एसिड है। If Ka is greater than 1 then it is strong acid। तो एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ्स को मेजर करने के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड है। कोई वीक एसिड है तो उसकी डाइसोसिएशन भी इनकम्प्लीट होगी, यानी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की स्ट्रेंथ की रिलेटिव स्ट्रेंथ की मेजर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम हाइड्रोक्सिल आयन या एनाइनिक पार्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये कार्बोनिक एसिड है, दिस इज़ अ वीक एसिड, H2CO3। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशंस उतनी नहीं होंगी जितनी एसिड की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी। ये हाइड्रोनियम आयन ये है हमारा एक वीक एसिड। अगर कोई वीक एसिड है तो उसकी आयोनाइजेशन इनकम्प्लीट है, जो प्रोडक्ट पे आयोनाइज प्रोटॉन्स होंगे या हाइड्रोनियम आयन्स होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन उतनी नहीं होंगी जितनी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड यूज्ड है। वहाँ पे अगर आपने Ka फाइंड करना है उस हाइड्रोनियम आयन्स के लिए कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ केमिकल एक्टिविटी, उसकी एक इक्वेशन है विच इज़ X = Ka × C। यहाँ पे X जो है ये हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है, जो Ka है वो डाइसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, जो हर एसिड के लिए डिफरेंट है। और जो C है दिस इज़ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड यूज्ड। दिस इज़ एन इक्वेशन, और बता दिया है कि इसका मकसद क्या है। अब यहाँ पे अगर इसको डिराइव कैसे किया है इसको देखना है, तो सबसे पहले तो एक वीक एसिड को सपोज करें, उसकी आयोनाइजेशन को देखें, उसके बाद उसका Ka एक्सप्रेशन लिखें,
प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स। इसको लेफ़्ट पे ले आए, वीक एसिड है तो आयोनाइजेशन वीक है, इसको वाटर की तरह एक कांस्टेंट एंटिटी एज्यूम कर सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक वाटर। सो दिस इज़ अ वीक एसिड, सो दिस कैन बी कंसिडर्ड अ कांस्टेंट एंटिटी। यानी जो कॉन्सेंट्रेशन की बात है उसको सी से डिनोट कर दें, के का फैक्टर साथ चलने दें और इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्स से एज्यूम कर लें और इसकी भी एक्स से करनी पड़ेगी फिर, क्योंकि इक्वल एसोसिएशन है। तो के ए इंटू सी इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रूट लेंगे तो x becomes as Ka into C. So this is how we can find the concentration of hydronium ion by using this formula.